हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो डिटर्मिनेंट में पिछले दिन हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? एक्सपेंशन तक पढ़े थे, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, एक्सपेंशन और डिटर्मिनेंट कैसे होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कैसे डिनोट करते हैं, ये सब हुआ था, इंट्रोडक्शन टाइप का हुआ था। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए, माइनर एंड कोफैक्टर, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर होता है। किसका माइनर होता है? एलिमेंट का, ठीक है। तो देखिए क्या होता है माइनर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम डिफिनेशन लिख देंगे। ये डेल्टा है, A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ठीक है। अब माइनर निकालना है, मान लें कि A21 का। देखिए, माइनर ऑफ A21 निकालना है तो सबसे पहले तो माइनर M से शुरू होता है। किसका माइनर निकाल रहे हैं? एलिमेंट A21 का। M21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 है तो M21 लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है एक डिटर्मिनेंट होता है। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट का माइनर निकालिएगा तो वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अगर फोर्थ ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका जो माइनर होगा एलिमेंट का, वो जो है आपका थर्ड ऑर्डर का होगा, एक कम हो जाएगा। तो अब देखिए, A21 का जब माइनर निकालना है तो जिस रो में लाइज करता है, A21 कौन सा रो में लाइज करता है उसको ढक देंगे, और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको भी ढक देंगे। बच क्या गया बोलिए? A12, A13, A12, A13 और A32 और A33, ठीक है। ये जो है आपका A13, A13, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, ऐसे और इस तरह से कर दीजिए। तो A12 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A32 होगा, ठीक है। A A12, A13 हुआ जो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो माइनर कैसे निकालते हैं? जिस रो में लाइज करता है और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको डिलीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A11 है, A21 है, थोड़ा मिट गया था, थोड़ा फिर से लिख देते हैं, ठीक है। A23 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे माइनर निकालना है हमको A23 का, है ना। देखिए, माइनर निकालना है A23 का, इसको M23 से डिनोट करेंगे।
तो M23 अब जिस रो में लाइज करता है और जिस कॉलम में लाइज करता है उसको ढक दीजिए। तो देखिए इस रो, ये जो है इस कॉलम को ढक देना है, इस रो को भी हटा देना, डिलीट कर देना। बच क्या गया? A11, A12, A31, A32। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा। और इस जैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को वो कर देना है। तो माइनर क्या होता है? किसी एलिमेंट का जो माइनर होता है वो डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, विच ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो माइनर का डिफिनेशन आपको यहां पर लिख देते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ a determinant of a determinant is a determinant। क्लियर? किसी भी एलिमेंट का माइनर जो होता है एक डिटर्मिनांट ही होता है। इज ए डिटर्मिनांट विच इज obtained by deleting the corresponding row and column in which element lies। जिसमें एलिमेंट लाइज करता है उसको हटा देना है। द माइनर ऑफ Aij is denoted by Mij। Aij के माइनर को Mij से डिनोट करते हैं। ठीक है, Aij के एलिमेंट को Mij से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो माइनर समझ गए। अब आपको कोफैक्टर जानना है। क्या जानना है? एग्जाम्पल भी दे दिए माइनर का। A21 का माइनर क्या होगा, A23 का माइनर क्या होगा। अब हम लोग कोफैक्टर जानेंगे, है ना। कोफैक्टर क्या होता है, तो नेक्स्ट में अब हम लोग ये जो है आपका कोफैक्टर, कोफैक्टर देखिए, जैसे माइनर निकालते हैं उसी तरह से एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकालते हैं। वो -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो देखिए इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल देके समझा देंगे। इफ Mij be the minor of element Aij, then its cofactor is -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। देख रहे हैं कि माइनर जो है जब -1 के पावर i प्लस j से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। और देखिए
कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Cij, कैपिटल Cij और Aij, कैपिटल Aij डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि Aij या Cij -1 का पावर i प्लस जे इंटू Mij हो गया। यही आपका क्या हो गया, फॉर्मूला कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए, ठीक है। जब माइनर को -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो वही कोफैक्टर हो जाएगा। अब जो है देखिए एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में देखिए, ये कोई डिटर्मिनांट है A11, A21, A31, A12, A13 और A22, A23, A32, A33, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A21 निकालना है। -1 हो जाएगा, पावर 2 + 1 हो जाएगा। जो कोफैक्टर है वो लिख दीजिएगा। जो माइनर है A21 का जो निकाले थे वो A12, A13 और यह आपका A32 और A33, ठीक है। अब जो है फिर देखिए, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा A12, A13, A32, A33, तो ये जो है आपका इसका कोफैक्टर हो गया, ठीक है। तो माइनर और कोफैक्टर निकालने का सेम तरीका है, केवल कोफैक्टर में -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, बस यही डिफरेंसेस है, ठीक है। तो माइनर में कोई साइन का कोई टेंशन नहीं है, साइन का कोई चक्कर नहीं है। कोफैक्टर में क्या होता है कि वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। जब -1 का पावर इवन होगा तो उस एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, माइनर कोफैक्टर सेम होगा। तो आप लोग कोफैक्टर देखिए, और एग्जांपल देते हैं, अब नंबर पे देते हैं। देखिए देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ A23, माइनर एंड कोफैक्टर दोनों कर देते हैं। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ A23, A31, A12 of determinant 256 -321 562,
5 6 2। तो देखिए ऐसा है कि A23 क्या है, पहले तो A23 में सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे जो एलिमेंट है वो 1 है, यानी कोफैक्टर और माइनर किसका निकालने के लिए कह रहा है, 1 का ना। तो माइनर जो होगा, माइनर ऑफ, हाँ, A23 यानी 1 1, तो जिस रो में लाइज करता है उसको ढक दीजिए, हाँ ना, ये इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे तो 2 5 5 6 5 5 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 25, है ना, तो माइनस 13 हो गया। अगर यही कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ A23, तो माइनस डालना होगा बेस और उसके बाद नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम डालना होगा, ये 2 + 3 हो गया। उसके बाद जो माइनर लिखते हैं, माइनर यहां पर 2 5 5 6 निकाले ही है, तो ये -1 का पावर 5 माइनस हो गया और इसका वैल्यू -13 आया, तो +13 आया, ठीक है। उसी तरह से A31 का माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A31 का क्या होगा, -1 का पावर, नहीं इसमें तो कोई ये टेंशन नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये देखिए जिस रो में लाइज करता है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब क्या हुआ, 5 का बनाना है और निकालना है माइनर, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, और इसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में लाइज कर रहा है उसको हटा दीजिए, तो बच गया क्या बताइए, 5 6 और 2 1, तो आपका हो जाएगा 5 5 इंटू 1 5 -12 -7 माइनर। अब कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर ऑफ A31 निकालना है, तो -1 का पावर 3 + 1, जिस रो में लाइज कर रहा है, जिस कॉलम में, उसी को ढक देना है, 5 6 2 1, तो -1 का पावर 4 हुआ, -1 का पावर 4, ये -7 हो गया, तो -7 हो गया, ठीक ठीक है, -7 हो गया। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम निकालते, A12 को भी निकाल सकते हैं आराम से इसी तरह से। तो सबसे पहले जो सफिक्स है ना, उसे डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट निकालना है, किस पोजीशन पर का एलिमेंट निकालना है। उसके बाद जो माइनर का बताए हैं निकालने का, कि जिस रो में लाइज करेगा, जिस कॉलम में लाइज करेगा, उसको डिलीट करके, है ना, जो डिटर्मिनेंट आएगा वही होगा। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो सेकंड ऑर्डर का होगा, ठीक है, अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो थर्ड ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ेंगे, डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट, डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 डायगोनल होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 डायगोनल होता है। देखिए A11 A21 A31 और A12 A13 A22, हाँ, और ये आपका A23 A32
A33। देखिए यहां पर ऐसा है, एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ। जैसे स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में दो डायगोनल होता है। अब देखिए ये दो डायगोनल हुआ, ये जो डायगोनल है जिसका रो और कॉलम का सफिक्स सेम है, A11, A22, A33, उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसको मेन डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल भी कहते हैं, और इसको लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, इसको जो है सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, तो मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल जो है ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सेकेंडरी का बहुत कम यूज होता है। तो ये डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट समझ में आ गया है ना। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, पीडी शॉर्ट में लिख देते हैं, ए डायगोनल situated at A11, A22, A33 है ना, इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, एस डी शॉर्ट में लिख देते हैं, सेकेंड डायगोनल, फुल तुम लिख ही दिया वहां वर्ड। ए डायगोनल situated at A13, इसमें डिफरेंट होता है, A31, इसको हम लोग इज कॉल्ड एस डी, सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। यानी किसी डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि दो डायगोनल होता है, एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है, दूसरा सेकेंडरी डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल को ही लीडिंग डायगोनल कहते हैं या मेन डायगोनल कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बताया जाएगा? टाइप्स। जब आप ये सब कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में मन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला दूसरा लेक्चर जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है। किसी भी चीज को समझने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी एग्जाम की है ना सक्सेस होने के लिए CPRT, देखिए ये डिटर्मिनेंट का पार्ट तो नहीं है, CPRT। ठीक है, CPRT मतलब हुआ C फॉर कॉन्सेप्ट, P फॉर प्रैक्टिस, R फॉर रिवीजन, T फॉर टेस्ट। ये चार चीजें जब आप करेंगे तो आपको अच्छा बोर्ड में मार्क्स आएगा, जी मेंस किसी कंपटीशन में सिलेक्शन होगा। इसमें चार में से कोई एक प्रॉब्लम होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, रिवीजन नहीं होगा तो भूल जाइएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। ठीक है, अब जो है हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट, तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए फर्स्ट जो है आपका सर्कुलर डिटर्मिनेंट, सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर डिटर्मिनेंट डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, सर्कुलर डिटर्मिनेंट का पकड़ने के लिए आना चाहिए और उसका वैल्यू क्या तो याद रखेंगे
तो ऑब्जेक्टिव बनाने में या बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं उसके बीच में अगर उसका यूज होगा तो उस रिजल्ट को यूज कर देने से आपका स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर्कुलर डिटर्मिनेंट में क्या है कि सबसे पहले किसी भी कॉलम में ऑल एलिमेंट 1 होना चाहिए, रो में किसी रो कॉलम में, चाहे फर्स्ट कॉलम हो, सेकंड कॉलम हो, थर्ड कॉलम हो। फिर क्या होना चाहिए, देखिए ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, फिर उसका स्क्वायर। इस तरह के स्ट्रक्चर का जो डिटर्मिनेंट होगा ये 1 1 1 ए बी सी हुआ, ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हुआ। इस तरह के डिटर्मिनेंट को सर्कुलर डिटर्मिनेंट करते हैं। ये 1 का पोजीशन कहाँ भी हो सकता है, 1 यहां भी हो सकता है। तो 1 1 1 होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए। और इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है इसको याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। या कोई बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसके रिजल्ट को जब यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी में बन जाएगा। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब सर्कुलेंट क्या होता है, देखिए ए बी सी ए और सी ए बी, ये सर्कुलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कुलेंट कहलाता है। इसका जो वैल्यू होता है 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू होता है। अब ये स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, इस टाइप के डिटर्मिनेंट का तुरंत आपका जो है रिजल्ट यूज करेंगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सर्कुलेंट हुआ। अब देखिए, अब सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। देखिए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, इसके लिए नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट is said to be said to be symmetric determinant if aij equal to aj यानी ith रो और jth कॉलम पे जो एलिमेंट है वही jth रो ith कॉलम पे हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये कंडीशन है किसी की डिटर्मिनेंट का सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि ith रो jth पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा, ठीक है, जो होगा वही सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। फॉर एग्जांपल में देखिए, ए है, बी है, सी है, यहां बी है, ठीक है, यहां ई डाल देते हैं, ये एफ हो गया, ये एच, ये सी। देखिए यहां पर जो एलिमेंट है A21 पे यही A12 पे आना चाहिए। ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है वही jth रो ith कॉलम पे आना चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहां पर A31 हर रो
अब फर्स्ट कॉलम पे सी है, तो देखिए A13 में भी देखिए यहाँ पर सी है ना, सेम आ रहा है। देखिए यहां पर अब आइए A32, A32, अब A23 पे देखिए यही आ रहा है, F आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि AIJ और AJI ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट होगा, है ना, वही जो है डिटर्मिनांट सिमेट्रिक डिटर्मिनांट कहलाएगा। एक और तरीका है सिमेट्रिक डिटर्मिनांट पकड़ने का, क्या है देखिए बताते हैं। हाँ अब जो हो गया, अब हाँ ऐसे H हो गया। देखिए यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसको प्लेन मिरर मानिए। क्या मानिए? तो देखिए C ये है, तो इधर C हो गया इसका इमेज, ये B हो गया, ये B हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एबव और बिलो इक्वल डिस्टेंस पे जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वो आपका सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब जो है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये सबसे पहला कंडीशन है। और उसके बाद देखिए यहाँ अगर 4 है इसका अपोजिट होना चाहिए एलिमेंट। अगर यहाँ मान लें कि -7 है तो ये +7 होगा। अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हुआ। या एक और देखिए, देखिए ये 0 0 0, A - B है, ये B - A है, C - B है, तो B - C है, A - C है, तो C - A है। ठीक है, तो ये 0 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए A - B का अपोजिट है ना B - A। आप B - A को आप ऐसे लिख सकते हैं -A - B। इस वजह से देखिए C - B है तो इसका अपोजिट है, तो AIJ इक्वल टू -AJI होना चाहिए और प्रिंसिपल डायगोनल्स का ऑल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका डिफिनेशन जो है क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट is said to be skew symmetric determinant if all elements of principal diagonal या मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल is 0 and AIJ इक्वल टू -AJI, AIJ इक्वल टू -AJI। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले ही बता देते हैं क्या होता है ना। अब जो है कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट हैं
जिसका आप वैल्यू याद रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में सुविधा होगा, है ना। तो इसका नाम नहीं है, इस डिटरमिनेंट को फॉर्मेट को दिमाग में रखना है और रिजल्ट को याद रखना है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके।